किसी भी इंसान के साथ में जब भी कुछ गलत होता है और उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि उसके साथ में ये गलत कर कौन रहा होता है, तो उसको सबसे पहले शक वैसे व्यक्ति पे होता है जिसे वो नापसंद करता है, जिससे वो नफ़रत करता है। पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ में ये गलत वही व्यक्ति कर रहा होता है। जब इसकी जांच पड़ताल की जाती है तो एक ऐसा चेहरा सामने निकल के आता है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान परेशान हो जाता है। आज की भी कहानी में बिल्कुल कुछ ऐसे ही होता है, जिसमें एक लड़के की मौत हो जाती है और उसके घर परिवार वाले इसका आरोप तुरंत ही उसी के दोस्त के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन पुलिस जब इसकी छानबीन करती है तो एक ऐसा चेहरा सामने निकल के आता है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान व परेशान हो जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं उनके चेहरे को हम पहचाने तो कैसे पहचानें। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर का सकरा थाने का ही एक गांव लगता है गोपीनाथपुर। बात कर रहा हूं मैं 16 सितंबर 2022 के सुबह के आसपास, जब गांव के सभी बच्चे सो करके उठते हैं, माँ बाप उन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार करते हैं। बच्चे जब नहा धो कर के स्कूल के लिए जाते हैं, स्कूल की घंटी नहीं लगी होती है, तब तक बच्चे स्कूल के बाहर ही खेल कूद रहे होते हैं। उसी में से दो बच्चे जब खेलते कूदते स्कूल के पीछे की तरफ जाते हैं तो पीछे का नज़ारा देख करके वो हैरान परेशान हो जाते हैं। उनकी आवाज़ें सुन करके स्कूल के तमाम टीचर जब पीछे स्कूल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। स्कूल के जितने भी मास्टर होते हैं तुरंत इसकी खबर गांव वालों को देते हैं। गांव वाले भी तुरंत वहां पे पहुंचते हैं, लेकिन उस बच्चे की तुरंत ही पहचान कर लेते हैं, क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि गोपीनाथपुर का ही रहने वाला सुजीत राम था, जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी। घर परिवार वाले जब अपने बच्चे को इस हालत में देखते हैं वो काफ़ी चीखने और चिल्लाने लगते हैं। उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति सकरा पुलिस थाने में इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस भी तुरंत ही घटनास्थल पर पहुँचती है और पुलिस इस शव को अपने हिरासत में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस जब इसके घर परिवार वालों से बातचीत करती है, पूछताछ करती है, तो घर परिवार वाले कहते हैं कि साहब इसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इसी के दोस्त हमारे ही गांव का रहने वाला अरमान अंसारी है। पुलिस तुरंत ही अरमान अंसारी को अपनी हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। अरमान अंसारी सिर्फ एक ही बात कहता है कि साहब मैंने सुजीत राम की हत्या नहीं करी है। पुलिस काफ़ी सख्ती से भी पूछताछ करती है, लेकिन अरमान अंसारी सिर्फ एक ही बात कहता है कि मैंने सुजीत राम अपने दोस्त की हत्या नहीं करी है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर घर परिवार वाले उसके दोस्त अरमान अंसारी का नाम क्यों दिए हैं। पुलिस वाले जब फिर से उसके घर परिवार वालों से पूछताछ करते हैं तो घर परिवार वाले कहते हैं कि साहब सुजीत राम और अरमान अंसारी दोनों सूरत कमाने के लिए गए थे, जिसमें सुजीत राम अरमान अंसारी को लेके गया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद ये दोनों वापस आ गए। 10 सितंबर को अरमान अंसारी अपने दोस्त सुजीत राम से बातचीत करते हुए उसे धमकी दे रहा था कि जितने दिन भी मैंने वहाँ काम करा है उसका मुझे पैसे दिलवा दो, अगर पैसा नहीं दिलवाओगे तो इसका अंजाम बुरा नहीं होगा। पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि अरमान अंसारी अब झूठ बोल रहा है। पुलिस जब उसे सख्ती से भी पूछताछ करती है, हर एंगल से भी टटोलने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान अंसारी अपनी जिद से पीछे ही नहीं हटता है। पुलिस को भी समझ में आ जाता है कि ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो शायद हमसे छूट रहा है। पुलिस अब इसको डिजिटल के माध्यम से और इस केस की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है। पुलिस जब सुजीत राम के मोबाइल का सीडीआर निकालती है तो पता चलता है कि एक ऐसा उसमें नंबर है जिस पर सुजीत राम बातचीत करता था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वो जो नंबर होता है वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि अरमान अंसारी की ही बहन नरगिस खातून का होता है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि सुजीत राम अपने दोस्त अरमान अंसारी की बहन नरगिस से क्यों बातचीत करता है। पुलिस जब नरगिस के मोबाइल का सीडीआर निकालती है तो पता चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पे नरगिस भी काफ़ी लंबे समय से बातचीत कर रही थी, और वो नंबर भी किसी और का नहीं बल्कि सुजीत राम के ही चचेरे भाई संजय राम की थी। पुलिस तुरंत ही संजय को और नरगिस को अपनी हिरासत में लेती है और दोनों से पूछताछ करती है। दोनों से जब पूछताछ करती है तो दोनों इधर उधर की बातें करते हैं। एक चीज़ तो बिल्कुल सही कह देते हैं कि नरगिस और संजय दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन पुलिस को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर सुजीत राम नरगिस के नंबर पे क्यों फ़ोन किया था।
दोनों को अलग अलग बिठा करके और पूछताछ किया जाता है। जब महिला अधिकारी नरगिस से सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर सुजीत राम तुम्हारे नंबर पे क्यों कॉल किया था, जब तुम संजय राम से मोहब्बत करती हो तो सुजीत राम से तुम क्यों बात करी थी। इस बात पे नरगिस फंस जाती है और वो अपना जुर्म तुरंत ही कबूल कर लेती है। लेकिन जब इसकी सच्चाई बताती है तो हर कोई हैरान परेशान हो जाता है। नरगिस बताती है कि नरगिस और संजय राम का पिछले कई महीनों से लव अफेयर चल रहा था। इसकी खबर ना तो संजय के घर परिवार वालों को था और ना ही नरगिस के घर परिवार वालों को था, लेकिन सुजीत राम को इस बात की खबर हो चुकी थी। नरगिस बता रही है कि सुजीत राम जैसे ही इसको पता चला हम दोनों के बीच में, सुजीत राम मेरे नंबर पे कॉल करके और वो हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था। वो बार बार एक ही बात कहता था कि जैसे तुम मेरे भाई संजय राम के साथ में रहती हो वैसे ही काम तुम्हें मेरे साथ भी करना पड़ेगा। एक दिन नरगिस ये सारी बातें अपने प्रेमी संजय राम को बताती है। संजय राम को इस बात से इतना आहत होता है कि इस बात को लेकर के वो अपने बड़े भाई सुजीत राम से पूछताछ नहीं करता है, बल्कि संजय और नरगिस दोनों मिल करके और एक षड्यंत्र बनाते हैं। और इस षड्यंत्र के तहत 15 सितंबर को शाम को नरगिस अपने ही नंबर से फ़ोन करके और सुजीत राम को स्कूल के पीछे मिलने के लिए बुलाती है। जैसे ही वहाँ पे सुजीत राम उससे मिलने के लिए जाता है, ये अपने प्लान के तहत संजय राम और नरगिस दोनों मिल करके और उस पर वार करना शुरू करते हैं और एक तेज़धार हथियार से उस पर इतने काफ़ी वार करते हैं कि उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों के बताती है तो हर कोई हैरान परेशान हो जाता है। सबसे बड़ी बात कि जब ये पूरी कहानी गांव वालों को पता होता है तो गांव वालों को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है कि नरगिस और संजय मिल करके और संजय अपने ही भाई की हत्या कर सकता है। फिलहाल पुलिस ने नरगिस को और संजय को अपने हिरासत में ले करके और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है और अरमान अंसारी को रिहा कर दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।